वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने के पहले हमने अप टू क्लोज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कंप्लीट कर लिया था। नाउ लेट बिगिन विद क्लोज 17 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लोज 17 बिजनेस डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वाई? मैंने आपको सेशन 1 या लेक्चर 1 में बोला था कि जो टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के अंदर वो सप्लाई है। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, which we are going to understand in detail in chapter 2. So if supply of goods or services or both are there and if it is in the course of furtherance of business, then only it is subject to GST. यानी कि सच सप्लाई बिजनेस के लिए होनी चाहिए, then only it is subject to GST. That's why business definition become very very important definition under GST law. So what I am going to do, पहले मैं बिजनेस की डेफिनेशन एज इट इज रीड आउट करूंगा, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सब क्लोज वाइज। बिजनेस इंक्लूड्स, यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट ने इंक्लूड्स टर्म यूज किया है। इसका क्या रेलिवेंस है, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बिजनेस इंक्लूड्स, this is subclause. So how to read? Subclause A of clause 17 of section 2 of CGST Act 2017, subclause B of clause 17 of section 2 of CGST Act 2017. Subclause A, any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit. Any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to subclause A. Subclause C of clause 17. Any activity or transaction in the nature of subclause A, whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction. Subclause D, supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. Subclause E, provision by a club, association, society or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefit to its members. Subclause F, admission for a consideration of persons to any premises. Subclause G, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation. Subclause H, activities of a race club including by way of totally setter or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club. And any activity or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities. तो ये है बिजनेस की डेफिनेशन। तो अगर आपने देखा होगा इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने कोशिश की है शामिल करने की। इसकी भी एक वजह है क्योंकि जीएसटी में काफ़ी टैक्सेस सबजुम्ड हुए और उन सब टैक्सेस के अंदर बिजनेस की डेफिनेशन अलग अलग थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी ये टैक्सेस सबजुम्ड हुए उनमें से बिजनेस की डेफिनेशन लेने की कोशिश की। इसीलिए बिजनेस की डेफिनेशन आप देख रहे हो काफ़ी लंबी चौड़ी है। इवन दो ये खिचड़ी बनाने के बाद, क्योंकि उन्होंने सब जगह से उठाया है बिजनेस की डेफिनेशन और उसमें से कॉमन निकाल के ये डेफिनेशन बना दी, उसके बाद भी इन्होंने वर्ड इंक्लूस यूज किया। मैंने आपको बोला था कि मैं इंक्लूस वर्ड का इधर क्या रेलिवेंस है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो यही नहीं, अगर किसी भी प्रोविजन या डेफिनेशन के अंदर इंक्लूस वर्ड यूज किया जाए तो उसके क्या मायने हैं, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। अब ये जो मायने हैं, मतलब जो इसका रेलिवेंस का जीएसटी लॉ के अंदर नहीं, अगर ये वर्ड इंक्लूस किसी प्रोविजन या डेफिनेशन में, चाहे वो जीएसटी लॉ हो, इनकम टैक्स लॉ, सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, उसके अंदर यूज किया जाए तो हमको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है यह आपको समझना चाहिए। सो बिजनेस इंक्लूड्स, इसका मतलब
यहाँ वर्ड इंक्लूस यूज किया गया, तो हम इसको बोलेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन। चाहिए तो ये आप टर्म एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन। और अगर प्रोविजन में यूज किया जाए तो इंक्लूसिव प्रोविजन। तो इंक्लूड जब किसी डेफिनेशन या प्रोविजन में यूज किया जाए, इसका मतलब ये जो लिस्ट है ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। इन लेमैन लैंग्वेज वी कैन से दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। लेट एज्यूम वन पर्सन इज स्मार्ट एनफ एंड he innovate new word, new term that is not covered in this definition. अब वो बोलता है क्योंकि ये टर्म बिजनेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। बट गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी स्मार्ट, सो दैट्स व्हाई they drafted business definition inclusive definition. So as I said earlier, these are examples. तो उसने कोई नया टर्म इजाद किया, अगर उसका नेचर बिजनेस है, then it is subject to GST. So government also played very smartly. उन्होंने inclusive definition रखी है of business. Okay, now you understood what is the meaning of inclusive definition. So these are not exhaustive list. So if something age come, that may be also term as a business, if suppose that transaction is in the nature of business. ओके तो चलिए अब बिजनेस डेफिनेशन का डिस्कशन करते हैं इन डिटेल। सब क्लोज ए, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, ये सब तो नॉर्मल टर्म है। प्रोफेशन जैसे सीए का प्रोफेशन या एक्टिंग का प्रोफेशन, जो एक्टर या एक्ट्रेस करते हैं हम। वोकेशन हॉबी बेसिकली। एडवेंचर, एडवेंचर के लिए कुछ किया जाए। वेजर बेटिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑल दीज और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट। व्हाट डू यू मीन बाय इट इज नॉट फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट? So whether you do any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager, but it is not for a pecuniary benefit, means your motive is not profit. Your motive is not profit, means you don't want to earn profit. तब भी यह बिजनेस हो सकता है। That's why it is written here whether or not it is for a pecuniary benefit. सलमान खान, अब सब जानते हैं सलमान खान एक बीइंग ह्यूमन करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, जो एनजीओ, वो बोलता है कि ये एनजीओ है और वो सोशल सर्विस देती है। तो उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट, बट इवन दो इट इज बिजनेस सब्जेक्ट टू जीएसटी, बिकॉज सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 17 क्लियरली से वेदर और नॉट इट इज फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट. So profit motive is irrelevant. Okay, profit motive is there, then obviously it is business. क्योंकि नॉर्मली नॉर्मल पब्लिक क्या समझती है, अगर प्रॉफिट मोटिव है तभी तो बिजनेस है, नहीं तो ये बिजनेस किस लिए, बाकी तो समाज सेवा है अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है. लेकिन जीएसटी की बिजनेस डेफिनेशन में प्रॉफिट मोटिव इज इररेलेवेंट. ओके. सब क्लोज बी, any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to subclause A. यानी कि मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हो और उस बिजनेस से रिलेटेड आप कोई इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटी करते हो या ट्रांजेक्शन करते हो, देन आल्सो इट इज बिजनेस. सो लेट मी टेक एग्जांपल. लेट एज्यूम यू आर सीए इन प्रैक्टिस. आपकी एक ऑफिस है जिसमें केबिन्स है और एक रिसेप्शन एरिया है. उस रिसेप्शन के अंदर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन रखते हैं, जिससे कि जब भी क्लाइंट आए और उनको वेट करना पड़े रिसेप्शन एरिया में, तो वो न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ के अपने आप को एंटरटेन कर सके. कुछ टाइम बाद जब वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स इकट्ठा हो जाती है, देन
यू सेल इट टू ओल्ड न्यूज़पेपर बायर, जिसको अपन रद्दी वाला बोलते हैं। ओके, सस्ते में, मतलब आपको ही मालूम, आई थिंक 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ के जी you can sell it or newspapers and magazines. Now what is your profession? Your profession is providing CA services like audit, tax consultancy. Okay, ये क्या आपका प्रोफेशन है या बिजनेस है? और न्यूज़पेपर या मैगजीन को सेल करने का नहीं, बट इट इज इंसिडेंटल और एंसिलरी. So that's why next time when you are going to sell old newspaper or magazine, it is subject to GST. किराने वाला ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करता है, सब्जेक्ट टू GST. बड़ी बड़ी कंपनियां जो एम्प्लॉय के लिए न्यूज़पेपर या मैगजीन मंगाती है और सेल करती है बाद में जब इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी बिजनेस है, एंसिलरी और incidental to. So it is subject to GST. Okay. दूसरा एग्जाम्पल, बैंक. आई हैव टेकन कार लोन फ्रॉम द बैंक. अनफॉर्चुनेटली आई एम अनेबल टू रीपे. तो बैंक क्या करेगी? कार उठा के लेके जाएगी एंड दे आर गोइंग टू सेल इट टू रिकवर द लोन अमाउंट. अब बैंक का बिजनेस क्या है? लोन देना और इंटरेस्ट अर्न करना, करेक्ट? दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ कार सेलिंग, बट दिस इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू देयर मेन बिजनेस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज बिजनेस सब्जेक्ट टू GST. लेकिन आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इंसिडेंट और एंसिलरी टू सब क्लोज ए, मतलब जो सब क्लोज ए हम जब देखेंगे तो आपका मेनली वो बिजनेस होना चाहिए, तभी इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन बिजनेस कहलाएगा. अगर इसका एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे तिरुपति के लड्डू काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा. एंड तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट दे सेल द लड्डू. अब जो तिरुपति टेम्पल है, जो भी उनको डोनेशन है सब आता है, वो सब बिजनेस तो नहीं है, दैट इज रिलीजियस एक्टिविटीज, करेक्ट? तो उनका मेन जो भी वो एक्टिविटी करते हैं वो बिजनेस नहीं है. तो सेलिंग ऑफ लड्डू वी कैन से इट इज नॉट बिजनेस बिकॉज दिस इज नॉट इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लोज ए. ओके, हालांकि जब पहले GST डिपार्टमेंट ने, जब GST इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, तो GST के काफ़ी एक्सपर्ट ने बोला था इट इज सब्जेक्ट टू GST. फिर देन गवर्नमेंट क्लैरिफाइड दैट नो, तिरुपति देवस्थानम डजंट नीड टू पे GST. ऑब्वियसली आप बोल सकते हो पॉलिटिकल कॉल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी हो, इफ अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि अगर मेन एक्टिविटी बिजनेस है देन ओनली इंसिडेंटल और एंसिलरी में भी बिजनेस, ठीक है. सब क्लोज सी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज ए, वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन. कपिल देव को आप जानते होंगे, तेंदुलकर को जानते होंगे, धोनी को भी आप जानते होंगे. ऑल दीज आर वेल नोन क्रिकेट प्लेयर. अब कपिल देव का प्रोफेशन क्या है? क्रिकेट, करेक्ट? आप लोगों ने सुना होगा रणवीर सिंह की एक मूवी आ रही थी जो कोरोना वायरस की वजह से रिलीज नहीं हुई, जो मार्च में रिलीज होने वाली थी, जो 1983 वर्ल्ड कप के बारे में थी, एंड बेसिकली बायोग्राफी ऑफ कपिल देव. तो एक मूवी मेकर ने कपिल देव को अप्रोच किया, बोला बॉस हम लोग आपकी लाइफ के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू पे यू 2 करोड़ रुपीज फॉर दैट. तो कपिल देव बेसिकली सोल्ड द राइट फॉर हिज बायोग्राफी फॉर 2 करोड़ रुपीज. कपिल देव प्रोफेशन इज प्लेइंग क्रिकेट, ओके, बट he got good opportunity once in a lifetime, so he sold the right. This is also business. फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है.
नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर भाई बिजनेस है तो ट्रांजेक्शन बार बार होगा ना, बार बार होगा, रिकरिंग ट्रांजेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये रिकरिंग ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं है। फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि उसको एक टाइम ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो उसने अपॉर्चुनिटी एनकेस कर ली। तो कपिल देव हैज टू पे जीएसटी ऑन दैट बिकॉज इट इज बिजनेस। उसने बायोग्राफी सेल की, मतलब अपना जो भी राइट था बायोग्राफी का वो उसने सेल किया, ही गॉट 2 करोड़ रुपीज, इट इज बिजनेस। ओके, सो कंटिन्यूटी, वॉल्यूम, frequency is irrelevant for business. Sub clause D, supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. तो सप्लाई और इक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स अगर कमेंसमेंट या क्लोजर ऑफ बिजनेस के लिए तो भी वो बिजनेस है। तो काफी बार लोग बोलते हैं कि अरे सर अभी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, जो भी मैं ये कर रहा हूँ ये बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन अभी तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो जीएसटी लेविएबल होगा क्या? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि क्लियर कट सब क्लोज डी बोलता है सप्लाई और इक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट के लिए आपने कोई सर्विसेज ली है, कुछ गुड्स, ओके, गुड्स की सप्लाई हुई है, तो वो भी बिजनेस है। ओके, सब क्लोज ई, प्रोविजन बाय ए क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स। प्रोविजन बाय ए क्लब, सिटी के अंदर आपने क्लब्स देखे होंगे, तो क्लब की आप मेंबरशिप ले सकते हो। यू हैव टू पे लमसम एनुअल फी और वंस इन ए लाइफ टाइम फी। ओके, दोनों ऑप्शन होते हैं काफ़ी क्लब्स में, तो लाइफ टाइम मेंबर भी होता है और ईयरली मेंबर भी होते हैं। सो यू हैव टू पे मेंबरशिप फी, सो दैट इज आल्सो बिजनेस। जो प्रोविजन जो क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द मेंबरशिप फी, दैट इज बिजनेस। सोसाइटी, तो बड़े बड़े सिटीज के अंदर सोसाइटीज होती है, वो मेंटेनेंस चार्जेस लेती है, करेक्ट। अब उनका मोटिव भी प्रॉफिट नहीं होता, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस लेती है मंथली बेसिस पे, बॉम्बे, दिल्ली के अंदर, पुणे के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कलकत्ता के अंदर। वो क्यों लेती है? जिससे कि जो जो फ्लैट ओनर है, जिनको रेगुलरली कुछ ना कुछ जैसे हाउसकीपिंग सर्विसेज चाहिए, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चाहिए, लिफ्ट बरोबर काम करनी चाहिए, तो उसके लिए सोसाइटी फॉर्म होती है एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, अगर उस सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल है तो क्लीनिंग ये सब सब उसके अगेंस्ट में वो मंथली चार्जेस लेती है, मंथली, जिसको अपन बोलते हैं मंथली मेंटेनेंस चार्जेस। दीज आर फॉर बेनिफिट्स to its members or facilities given to member and they collected the maintenance charges. This is also business. So society has to pay GST on that. इसीलिए जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तब आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज चैनल में देखा होगा कि सोसाइटीज वाले उन्होंने काफ़ी दे वर वेरी अनहैप्पी। वो बोले यार हम लोग मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं, इट इज नाउ सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऑल दीज आर रीइंबर्समेंट बेसिकली, क्योंकि जो भी सोसाइटी इनकर करती है वही मेंटेनेंस के रूप में कलेक्ट करती है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, सरप्लस डेफिसिट, लेकिन ये जीएसटी, इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। सो मोस्ट ऑफ द फ्लैट ओनर्स वर वेरी अनहैप्पी when GST law implemented. Why? Because sub clause E say this is business. Okay. Sub clause F, admission for a consideration of person to any premises. इमेजिका, एसल वर्ड, ओके, हम लोग जाते हैं या म्यूजियम में जाते हैं, तो म्यूजियम में एंट्री के लिए उधर टिकट प्राइस होती है, एसल वर्ड में टिकट प्राइस होती है, इमेजिका में टिकट प्राइस होती है। So they collect admission fees from us. That is also business. Obviously subject to GST. Subclause G, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of
हिज ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन। जीएसटी के अंदर काफी प्रोविजंस के अंदर आप बार बार देखोगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वेरी सिंपल, रेगुलरली जो आप बिजनेस के लिए करते हो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? मीन्स एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज करते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े। तो ये सब क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपका मार्केट शेयर 50% है, आप उसको मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हो 60%, तो इसके लिए आप कंसल्टेंट अपॉइंट करते हो। तो ये सब किसके लिए है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस। So, services supplied by a person is the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation। एक फेमस सी है जिसकी काफी अच्छी गुडविल है इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ बिग कंपनीज। तो एक कंपनी उसको ऑफर देती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ओके, अब ये जो उसको ऑफर मिला है वो क्यों मिला है? बिकॉज he is well known chartered accountant with very good goodwill. So that's why if suppose he accept this offer and become independent director, this is also business. Services supplied by a person as the holder of an office, so he is going to provide services as an independent director, so this is also business. अब इस सीए का जो मेन बिजनेस है वो प्रोवाइडिंग सीए सर्विसेज, बट because he is well known, he has a goodwill, he got the offer of independent director and he accepted that and providing services of independent director, so this is also business. Okay, so this is subclause G. Services supplied by a person is the holder of an office which has been accepted by him in the course of furtherance of his trade, profession or vocation. Subclause H. Activities of a race club, including by way of totalisator or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club. टोटलीसेटर क्या होता है? तो टोटलीसेटर मेरे हिसाब से जो वो एक आपको मालूम है, एक वो राउंड होता है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप किसी के ऊपर बैट लगाते हो तो आपको 10 टाइम्स मिलता है। मान लीजिए आपने नंबर 9 बोला और नंबर 9 आ गया और आपने 100 रुपीज़ की बैट लगाई उसके ऊपर, तो आपको शायद 1000 रुपीज़ ऐसा कुछ मिलता है। इसके अलावा जो हॉर्स रेस होती है, ओके, हॉर्स रेस होती है, तो ये सब जो एक्टिविटी जो रेस क्लब करता है, ओके, तो ये एक्टिविटी भी बिजनेस है अकॉर्डिंग टू सब क्लोज एच। एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलीसेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। तो ये बेटिंग, गैम्बलिंग, जो ये एक्टिविटीज होती है, ये सब इस सब क्लोज की वजह से बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। सब क्लोज आई, any activity or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी काफ़ी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करती है जिसके अंदर वो एंगेज होती है, बिकॉज दे नीड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पब्लिक, सो दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटीज, बट इवन दो इट इज बिजनेस। नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वो बिजनेस नहीं करती है, उनको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, करेक्ट, टू द पब्लिक। सो इवन दो इफ दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटीज, this is also business according to sub clause I of clause 17 of section 2 of CGST Act 2017। तो गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज करती है जो पब्लिक अथॉरिटीज, those are also business according to sub clause I। so this is definition of business, inclusive definition। तो इसके अलावा भी कुछ आता है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, कोई स्मार्ट बंदा नया टर्म इजाद कर लेता है, सो इट में भी बिजनेस, बिकॉज
बिजनेस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन इन जीएसटी लॉ। ओके, अच्छी तरह से ये आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एज एंड व्हेन वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑन बिजनेस डेफिनेशन आई सेड टू यू कि जीएसटी तब लगेगा जब कोई एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन बिजनेस हो तो। ओके, सो दैट्स व्हाई बिजनेस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, सब क्लोज 19 और क्लोज 19 इसको अपन क्या बोलेंगे, सब क्लोज बोलेंगे कि क्लोज बोलेंगे? सब क्लोज ये था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये क्या होगा? क्लोज 19 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017। कैपिटल गुड्स, capital goods means goods the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course of furtherance of business. So in the course of furtherance of business तो मैंने आपको समझा दिया बिजनेस डेफिनेशन के समय। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी गुड्स आप कैपिटलाइज करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कैपिटल गुड्स है। तो अगर आपने कोई गुड्स कैपिटलाइज नहीं किया है तो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन को बहुत सिंपल रखी है और इसको अलाइन किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में। तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब में आपने उसके हिसाब से आपने कोई गुड्स कैपिटलाइज किया तो कैपिटल गुड्स है। अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो गुड्स कैपिटलाइज नहीं किया तो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये नहीं बोला उसकी लाइफ 5 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए। दे सिंपली सेड इन जीएसटी लॉ whatever is capitalized in the books of account, okay, that is capital goods. The person is claiming input tax credit and which is basically used or intended to be used in the course of furtherance of business. So basically business के लिए use हो रहा है। okay, clause 20 casual taxable person. Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course of furtherance of business, whether as principal, agent, or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. यानी कि ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही इज गोइंग टू अंडरटेक ओकेजनली ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ in a state or union territory where he has no fixed place of business. आपकी मुंबई में हैंडीक्राफ्ट गुड्स की शॉप है, ओके, सो यू आर सप्लायर और सेलर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर एक एग्जीबिशन होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। यू वुड लाइक टू गो देयर एंड ऑब्वियसली शोकेस योर प्रोडक्ट देयर एंड इफ एनीबडी would like to buy they can buy। तो आपकी जो दुकान है वो मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं है आपका। लेकिन प्रगति मैदान के अंदर क्योंकि एग्जीबिशन हो रही है और आप उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, ठीक है, तो आप वहां पार्टिसिपेट करोगे। यू आर गोइंग टू शोकेस योर प्रोडक्ट एंड इफ समबडी लाइक मी वुड लाइक टू बाय यू आर गोइंग टू सेल इट। So, such person is casual taxable person in Delhi. Such person is casual taxable person in Delhi जो टेम्पररी रूप से उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा, अपना प्रोडक्ट्स शोकेस करेगा और कोई खरीदार आएगा तो उसको बेच भी देगा। So such person is going to be called casual taxable person. But remember, not in Mumbai, क्योंकि मुंबई में प्लेस ऑफ बिजनेस है, दुकान है, दिल्ली के अंदर नहीं है, टेम्पररी पर्पस के लिए जाएगा एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो फॉर दिल्ली ही इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है टेम्पररी पर्पस पर, लेकिन बॉम्बे में तो दुकान है ना, तो वो टेम्पररी है क्या? नहीं, वहां तो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, दिल्ली के अंदर नहीं है, तो दिल्ली के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्लोज 30 कंपोजिट सप्लाई।
Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services of both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. Illustration given in definition itself. Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing, materials, transport and insurance is a composite supply, and supply of goods is a principal supply. आपकी अहमदाबाद में फैक्ट्री है, आपको कलकत्ता से एक ऑर्डर आता है, ठीक है, कि ये मटेरियल जो आप मैन्युफैक्चर करते हो अहमदाबाद में 1000 kg कलकत्ता में डिलीवर कर दीजिए वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। तो बायर आपको ऑर्डर करता है कि भैया ये 1000 kg आप अपनी अहमदाबाद फैक्ट्री से मेरे को कलकत्ता के अंदर मेरे इधर वेयर हाउस के अंदर डिलीवर कर दो। ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो गुड्स डैमेज नहीं हो इसलिए आपको अच्छी तरह से पैकिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बायर है वो बोलता है ट्रांसपोर्ट भी तू अरेंज कर, मेरे को चार्ज कर ले भले लेकिन तू अरेंज कर, और ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ले लेना। तो आपका मेन बिजनेस क्या है, वो गुड्स, ओके। लेकिन गुड्स डिलीवरी तो आप कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब गुड्स को कुछ डैमेज नहीं हो, आप अच्छी तरह से पैकिंग करोगे उसकी। और क्योंकि आपको डिलीवरी कलकत्ता करनी है तो आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्टर को हायर करोगे, उसको वो गुड्स दे दोगे, और रास्ते में कोई नुकसान हो, मतलब उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो, उसकी इंडेमनिटी के लिए आप इंश्योरेंस ले लेते हो, ठीक है। अब ये जितना भी आपने खर्च किया, चाहे वो ट्रांसपोर्टर को कुछ पैसा दिया और इंश्योरेंस लिया उसके लिए भी किया, और पैकिंग चार्जेस भी आपने कुछ इनकर की, तो ये सब आप उसको चार्जबैक कर देते हो बायर को। लेकिन आपकी मेन सप्लाई क्या है, जो 1000 kg आपको गुड्स उसको डिलीवर करना है, सो दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन इसके अंदर आपने कुछ और बंडल कर दिया, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सो दिस इज कंपोजिट सप्लाई। टू और मोर, रिमेंबर, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, ठीक है। एक से ज्यादा सप्लाई है, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस। आप मोबाइल लेने जाते हो बाजार के अंदर, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव है, आप मेरे को बोल के जाते हो कि सर मैं मोबाइल लेने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मोबाइल बाय करना। मोबाइल के साथ में आपको वारंटी फ्री मिलती है, मोबाइल के साथ में आपको वारंटी मिलती है, चार्जर भी मिलता है, तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई। आपका ऑब्जेक्टिव मोबाइल खरीदना है, बाय डिफॉल्ट आप सोचते हो कि भैया वारंटी तो मिलेगी, अगर वारंटी नहीं मिलेगी तो लोकल माल है, और चार्जर के बिना मैं मोबाइल कैसे चार्ज करूंगा, तो ये भी क्या है, कंपोजिट सप्लाई। एसी के साथ वारंटी, टीवी के साथ वारंटी, तो ये सब क्या है, कंपोजिट सप्लाई। अब इसके अंदर मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया है, और नीचे अगर आप ब्लू के अंदर कमेंट भी देखोगे कि डेफिनेशन के अंदर टैक्सेबल टर्म इन्होंने यूज किया कंपोजिट सप्लाई के अंदर, लेकिन इसकी जो चार्जेबिलिटी है, यानी कौन सी टैक्स रेट अप्लाई होगी जब आप कुछ कंपोजिट सप्लाई करते हो। तो मान लीजिए मोबाइल, आप मोबाइल सप्लाई कर रहे हो, मतलब मोबाइल सेल कर रहे हो, तो मोबाइल की टैक्स रेट 12% है, चार्जर की मान लीजिए टैक्स रेट 18% है, तो आपको कौन सी टैक्स रेट अप्लाई करनी है, तो ये सेक्शन 8 के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो उसके अंदर टैक्सेबल वर्ड यूज नहीं किया गया है, जबकि डेफिनेशन में टैक्सेबल वर्ड यूज किया हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अपन ये बोल सकते हैं एक ड्राफ्टिंग एरर है, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ इनकंसिस्टेंसी है सेक्शन 8 के बीच में और डेफिनेशन के बीच में ऑफ कंपोजिट सप्लाई, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल in next chapter, okay। Clause 31 consideration, another very important definition। क्यों,
क्योंकि जीएसटी लेवी करने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि कंसिडरेशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. कंसिडरेशन in relation to the supply of goods or services or both includes subclause A any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of in response to or for the inducement of the supply of goods or services or both whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the central government or a state government. एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड यानी पेमेंट आप कर चुके हो या करने वाले हो फ्यूचर में. क्रेडिट अगर आना सप्लायर या सेलर आपको क्रेडिट देता है तो वेदर इन मनी और अदरवाइज. तो नॉर्मली हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं? मनी में करते हैं, करेक्ट. और अदरवाइज हो सकता है इन काइंड भी हो, इन काइंड भी हो. बाद में हम लोग मनी की डेफिनेशन भी देखने वाले हैं. तो हो सकता है कि मनी के अलावा आप पेमेंट करो, या तो आप मनी में पेमेंट करो जो करेंसी के अंदर, या बैंक ट्रांसफर है सब, या अदरवाइज इन काइंड. ठीक है. पुराना टीवी उसके बदले में आपको नया टीवी मिलता है, तो आप कुछ पेमेंट तो मनी के रूप में कर रहे हो, कुछ पेमेंट पुरानी टीवी दे के दे रहे हो. ठीक है. तो कंसिडरेशन के अंदर दोनों शामिल है. इन मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ इन रेस्पॉन्स टू और for the inducement of the supply of goods or services of both. Inducement, ये inducement क्या होता है? आप लोग भूलो नहीं इसलिए मैंने इधर मेरा कमेंट डाला हुआ है. Inducement means to give something to a person so that he will do something as in return. आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने कोई बस ली है इंटरसिटी, मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे जा रहे हो, बॉम्बे से पुणे या हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से इंदौर, इंदौर से दिल्ली. तो रास्ते में बस का जो ड्राइवर है वो बस को एक रेस्टोरेंट पे रोकता है. ठीक है. जिससे कि पैसेंजर उधर ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स या लंच या डिनर ले सके. अब वो पर्टिकुलर एक ही रेस्टोरेंट पे रोकता है. ऐसा नहीं कि भैया ये टाइम हुआ है 2 बजे है तो 2 बजे मेरा फिक्स लंच ब्रेक है, तो मैं जो भी रास्ते में 2 बजे उस समय आएगा वहां रोक दूंगा. नहीं. अगर वो लेट भी हो रहा है या जल्दी भी पहुंच रहा है तो भी वो एक पर्टिकुलर एक रेस्टोरेंट पर रोकेगा. क्यों? क्योंकि अगर वो वहां रोकता है तो उसको जो भी वो फूड आइटम उधर से बाई करने वाला वो उसको फ्री मिलेगा, उसको वो रेस्टोरेंट वाला फ्री देगा. ठीक है. तो रेस्टोरेंट वाले ने ड्राइवर को और या जो बस के अंदर जो भी है और जैसे कंडक्टर मान लीजिए, उसको फ्री मील दी. क्यों दी? जिससे कि वो बस वहां रोके, पैसेंजर उतरे, उस रेस्टोरेंट में जाए और मील बाई करे. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली इंड्यूसमेंट. ठीक है. वो रेस्टोरेंट वाला क्यों उसको फ्री मील दे रहा है? जिससे कि पैसेंजर उतरे और उसकी मील बाई करे. इंड्यूसमेंट for the inducement of the supply of goods or services or both. An inducement means to give something to a person. So restaurant guy is giving something to a person means free meal so that he will do something as in return. तो उसके अगेंस्ट में वो बंदा क्या कर रहा है? ड्राइवर उसके रेस्टोरेंट के सामने जाके गाड़ी रोक देता है. इसके अलावा मान लीजिए आपने सुना होगा जो यूरोप के अंदर काफी सारे क्लब है, फुटबॉल क्लब लाइक बार्सिलोना क्लब. तो वो लोग क्या करते हैं कि जो फेमस खिलाड़ी होते हैं उसको बाई करते हैं आपस में. तो मान लीजिए एक क्लब को एक खिलाड़ी को खरीदना है, मतलब उसकी सर्विसेज लेनी, खरीदना मतलब सर्विसेज लेनी है. सो दैट क्लब ऑफर हिम लेट्स से कार or any other gift. Why the club is offering? To get the services of that
फुटबॉल प्लेयर। ओके, तो ये भी क्या है, एक तरीके से कंसिडरेशन हो गया। So that's why sub clause A say any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of, in response to, or for the inducement, remember inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person। तो नॉर्मली हम लोग कंसिडरेशन क्या किसको बोलते हैं कि जो बायर या रेसिपिएंट पे करे, जो बायर या रेसिपिएंट पे करे उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन सब क्लोज ए, वॉट एवर इज रिसीव बाय सप्लायर दैट इज कंसिडरेशन। चाहे रेसिपिएंट पे करे या उसके ब्याह पे कोई और पे करे, लेकिन जो सप्लायर को मिलता है वो कंसिडरेशन है। ठीक है, एक विलेज के अंदर एक एनजीओ है, विलेज के अंदर एनजीओ है, वहां काफी फैक्ट्रियां लगी हुई है। अब फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो जो एनजीओ है वो फैक्ट्रीज के जो भी मालिक है उनको जाके बोलता है कि भैया तुम लोग है ना जो पोल्यूशन कंट्रोल वाले इक्विपमेंट खरीदो, जिससे कि इधर का जो एनवायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो खराब नहीं हो। फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि बॉस वो तो बहुत महंगा आता। बोला कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट 50%। तो वो एक सेलर को बुला के लाते, बोला आप इनको खरीद लो, इनको बेच दो। ओके, ये इक्विपमेंट अगर 10,000 का है पोल्यूशन कंट्रोल का, तो कलेक्ट 5,000 फ्रॉम दिस फैक्ट्री पीपल एंड वी आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट 5,000 एज ए सब्सिडी। तो अब जो सेलर है उसको 5,000 रुपए फैक्ट्री वाला दे रहा है, 5,000 रुपए ये एनजीओ दे रहा है। सो कंसिडरेशन इज 5,000 और 10,000, 10,000। whatever seller or supplier receive, whether from the recipient or someone else, it is consideration। but any subsidy given by the सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपन शामिल नहीं करेंगे। तो मैं इस एनजीओ को निकाल के ये बोलता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये 5,000 रुपीज सब्सिडी दे रही है, तो फिर कंसिडरेशन 5,000 ही होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो हम लोग उसको कंसिडरेशन में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा कहीं से सब्सिडी मिल रही है तो उसको अपन शामिल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है अपन उसको शामिल नहीं करेंगे, लेकिन और कोई दे रहा है तो उसको शामिल करेंगे। और आपको याद रखना, जो सप्लायर या सेलर को मिले वो कंसिडरेशन है, चाहे रेसिपिएंट पे करे या रेसिपिएंट के अलावा और कोई पे करे। जैसे रेसिपिएंट बोलता है कि भैया मैं उससे, मान लीजिए मैं हूं, तो यू ओ मी मनी, ओके, यू ओ मी मनी। आपने कोई जाके कोई बाजार में कोई आइटम खरीदा और आपने बोला कि भाई अमित जैन से पैसे ले लेना, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू पे, आई एम गोइंग टू पे ऑन बिहाफ ऑफ यू। So that is consideration। So whether supply received from recipient or someone else, whatever supply received, that is the consideration। Okay। Sub clause B, the monetary value of any act or forbearance, monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of supply of goods or services both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government। फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। कोई एक्शन, मतलब मान लीजिए कुछ डिले हुआ, उसके लिए कुछ कंपनसेशन चार्ज किया गया, तो वो फोरबियरेंस है। फोरबियरेंस मीन्स delaying the action for which compensation is charged। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसका टाइम फ्रेम है कि भाई ये आपको कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसके लिए पेनल्टी चार्ज की गई, तो वो भी कंसिडरेशन है।
पेनल्टी के रूप में गवर्नमेंट को कुछ रुपया मिलेगा, कुछ मनी मिलेगी, तो वो कंसिडरेशन है। अगेन इसमें भी हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सब्सिडीज शामिल नहीं करेंगे। Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. अब मान लीजिए आपने एक कॉमर्शियल स्पेस रेंट पे ली, आपको मंथली रेंट पे करना है, ओनर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले रहा है। सो नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस that whether that security deposit is consideration, whether that security deposit which you paid to the owner that is consideration, the answer is no. क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आप वो स्पेस वापस ओनर को दे दोगे तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर देगा, उसने वो सिक्योरिटी के लिए रखा है। So your monthly rent payment for that space is consideration, but securities deposit given to that owner that is not consideration, क्योंकि वो रिफंडेबल है। लेकिन मान लीजिए किसी XYZ वजह से वो उसको फोरफिट कर लेता है, देन इट बिकम कंसिडरेशन। तो रिफंड नहीं करता, आपने डैमेज किया प्रॉपर्टी को, इसलिए वो रिकवर कर लेता है, देन दैट टाइम इट बिकम कंसिडरेशन। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफिट किया जाता है तो वो कंसिडरेशन है, अदरवाइज किसी भी तरह का डिपॉजिट दिया गया है और जो रिफंडेबल है वो कंसिडरेशन नहीं है। ओके, सो दिस इज कंसिडरेशन डेफिनेशन। क्लोज 32, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods as the government may subject to such conditions as it may by notification specify। जैसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमको याद आता है गैस। जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी सिटी के अंदर घर है और पाइपलाइन गैस है तो उससे कंटिन्यूस सप्लाई होती है, क्योंकि एलपीजी जो सिलेंडर आता है उससे कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होती, आपको खाली सिलेंडर देना पड़ता है और नया भरा हुआ सिलेंडर मिलता है, करेक्ट। तो जो पाइपलाइन गैस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में वही आता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे मैं आपको बोलूं तो आपका आएगा अरे सर पाइपलाइन गैस हो सकती है, या इसी तरह से कोई केबल के थ्रू या वायर के थ्रू कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे अरे वो कंटिन्यूस सप्लाई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लोज 32 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, continuous supply of goods means a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis, continuously or recurrent basis under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit। तो जरूरी नहीं है कि पाइपलाइन या वायर या केबल के थ्रू प्रोवाइड किया जाए। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की, कंटिन्यूसली और ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने एक स्टेशनरी सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने बोला बॉस मेरे को जब भी चाहिए ये तो डिलीवरी करते रहना और मंथ एंड के अंदर मेरे को बिलिंग कर देना, जब कैलकुलेटर चाहिए तो वो डिलीवर कर देना, पेपर चाहिए वो डिलीवर कर देना। या मैंने बिस्लेरी के साथ एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट किया कि डेली बेसिस पे तू जो 20 लीटर के जो तेरे कैन आते हैं वो इतना मेरे को रोज जो कैन है वो ला के दे देना फॉर माई एम्प्लॉयज। तो ये क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ओपन परचेज ऑर्डर।
ठीक है, तो जरूरी नहीं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब वो पाइपलाइन के थ्रू होना चाहिए, केबल के थ्रू होना चाहिए, वायर के लिए होना चाहिए। ये जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट हम ओपन परचेज ऑर्डर दिया है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली या रिकरेंट बेसिस पे सप्लाई ले रहे हैं, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है। डेली बेसिस बिस्लरी वाटर सप्लाई फॉर एम्प्लॉय, स्टेशनरी सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफाई करती है कि ये सप्लाई, सच टाइप ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, देन that is going to be continuous supply of goods. So clause 32 basically empowering government to notify any supply as a continuous supply. So ये clause 32 is empowering government. Clause 33 of section 2 of CGST Act 2017, continuous supply of services. Continuous supply of services means a supply of services which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligations and includes supply of such services as the government may subject to such conditions as it may by notification specify. तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अभी हमने समझा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं है, यानी अगर आप 10 दिन के लिए परचेज ऑर्डर दो और बोलो 10 दिन तक मेरे को बिस्लरी वाटर सप्लाई करना, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। देयर इज नो टाइम पीरियड मेंशन इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स डेफिनेशन, बट इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज देयर इज ए टाइम पीरियड। तो जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के मामले में, मिनिमम 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ। तो अप टू 3 मंथ्स है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं होगा। इफ इट इज एक्सीडिंग 3 मंथ्स देन ओनली इट कैन बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जैसे लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर या एएमसी सर्विसेज, या फिर आप प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो 1 साल के लिए, तो ये सब क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली, 1 महीने के लिए ली, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो क्लोज 33 है जिसमें डेफिनेशन दी गई है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, उसमें टाइम पीरियड डाला हुआ है एक्सीडिंग 3 मंथ। और आपको यह भी याद रखना है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं है, जबकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में टाइम पीरियड है एक्सीडिंग 3 मंथ्स, देन ओनली इट कैन बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अदरवाइज इट कांट बी। ओके, क्लोज 34 very simple definition, conveyance includes a vessel, aircraft, a vehicle। तो जब हम लोग वर्ड यूज करेंगे कन्वेंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओनली कार बस, वेसल एयरक्राफ्ट आल्सो इंक्लूडेड। ओके, क्लोज 39 डिम्ड एक्सपोर्ट्स। डिम्ड एक्सपोर्ट मीन्स सच सप्लाईज ऑफ गुड्स एज में बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147। तो डिम्ड एक्सपोर्ट हम लोग डिटेल में समझेंगे चैप्टर 14 के अंदर भी, चैप्टर 15 में, देन चैप्टर 24 एंड इन कस्टम आल्सो। डिम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, बहुत सिंपल है, जो फिजिकली आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट नहीं होता। जैसे आपने ईओयू को सप्लाई किया, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सप्लाई किया, तो जो इंडिया में ही है, आपने बॉम्बे से एक ईओयू को सप्लाई किया, तो वो डिम्ड एक्सपोर्ट है, बिकॉज दैट इज नॉट फिजिकली एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। तो हम लोग एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं, आपने इंडिया से यूएस को सप्लाई किया, जर्मनी को सप्लाई किया, दैट इज एक्सपोर्ट। डिम्ड एक्सपोर्ट विच इज बेसिकली विद इन इंडिया, सो फिजिकली दैट गुड्स इज नॉट लिविंग इंडिया। ओके, क्लोज 42 of section 2 of CGST Act 2017, drawback. Drawback in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty, tax or cess chargeable on any imported inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods. Drawback का पूरा एक चैप्टर है कस्टम के अंदर, and we are also going to discuss in refund chapter. Basically drawback is very simple.
एज वी डिस्कस अर्लियर इन सेशन 1, मैंने आपको बोला था एक्सपोर्ट, सब कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर जीडीपी. ओके, सो इट इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जैसा मैंने आपको सेशन 1 लेक्चर 1 में बोला था कि एक्सपोर्ट को नॉर्मली टैक्स से फ्री रखा जाता है. तो अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे किया एंड यू आर एक्सपोर्टर, so government is going to give you refund of tax if you paid anything. So drawback is a way to refund taxes. So basically incentive for doing export. तो अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन कब? जब आप एक्सपोर्ट करते हो. इंडिया में सेल करते हो तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसका पूरा चैप्टर है कस्टम के अंदर. Clause 44 of Section 2 of GST Act 2017, electronic commerce means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network. डिजिटल प्रोडक्ट तो उसके अलावा भी जो नॉर्मल गुड्स या सर्विसेज आजकल अमेजन फ्लिपकार्ट पे यू कैन बाई. ठीक है, सो दोज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. What is electronic commerce operator? Electronic commerce operator means any person who owns, operate or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce. So electronic commerce, supply of goods or services or both on electronic platform including digital platform. Electronic commerce operator कौन होगा? Who is basically owning, operating or managing such digital or electronic facility. Very simple definitions. Amazon, Flipkart. क्लोज 47 एग्जाम सप्लाई, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था एट द टाइम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. क्लोज 48 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, एग्जिस्टिंग लॉ. एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स एनी लॉ, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services of both passed or made before the commencement of this act by parliament or any authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation. So basically levy and collection of duty or tax on goods or services of both passed or made before the commencement of this act means CGST act, बेसिकली जीएसटी लॉ. तो जीएसटी लॉ के पहले जो टैक्स लॉ थे वो क्या कहलाएंगे? एग्जिस्टिंग लॉ. लाइक एक्साइज ड्यूटी, वीएटी, सर्विस टैक्स, ये सब क्या है? एग्जिस्टिंग लॉ. ओके, वेरी सिंपल एंड नॉर्मल डेफिनेशन. क्लोज 49 of section 2 of CGST Act 2017, family. Family definition according to clause 49, family means the spouse and children of the person and the parents, grandparents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person. Family means spouse or children, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो, दे आर फैमिली. ओके, वाइफ, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. ओके, तो हस्बैंड के लिए वाइफ एंड चिल्ड्रन, वाइफ के लिए हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट, दे आर फैमिली. बट इन केस ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर फैमिली ओनली व्हेन दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन. तो अगर वो होली या मेनली डिपेंडेंट है तभी वह फैमिली होगी, अदरवाइज नहीं होगी. लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन के मामले में वो डिपेंडेंट है या नहीं है ये हम लोग को नहीं देखना, वो फैमिली होगी. लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर फैमिली ओनली व्हेन दे आर डिपेंडेंट और होली डिपेंडेंट और मेनली डिपेंडेंट, तभी वह फैमिली होंगी. ओके, क्लोज 50 of section 2 of CGST Act 2017, fixed establishment.
Fixed establishment means a place other than the registered place of business which is characterized by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own needs. फिक्स एस्टेब्लिशमेंट यानी अगर जैसे अपन फिक्स बोले तो अपन को क्या एहसास होता है कि भैया हाँ कोई प्लेस है जो जिसमें कुछ परमानेंसी है, मतलब टेम्पररी नहीं है. सो फिक्स प्लेस मीन्स ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस. तो जीएसटी के अंदर जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन लेता है, तो उसको प्लेस ऑफ बिजनेस अपनी डिक्लेयर करनी पड़ती है. तो जो वो प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस. लेकिन ये जो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है, इट इज ए प्लेस अदर देन द रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, विच इज कैरेक्टराइज बाई ए सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस. फिक्स मतलब कुछ डिग्री की परमानेंसी है उधर, एंड सुटेबल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं एक है ना टेंट लगा दिया और बोल दिया अरे ये तो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है. इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन and technical resources to supply services or to receive and use services for its own need. तो एक महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्टर है, रोड कॉन्ट्रैक्टर, उसको एमपी गवर्नमेंट ने एक 100 किलोमीटर की रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए दी कि एमपी के अंदर ये 100 किलोमीटर आपको रोड बनानी है. इसका टाइम पीरियड 1 साल है. ओके, तो ये जो महाराष्ट्र का रोड कॉन्ट्रैक्टर है वो एक जगह एमपी के अंदर जहां रोड कंस्ट्रक्ट करनी है ये 100 किलोमीटर, एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है कि जहां उसके जो मैनेजर्स है या जो सुपरवाइजर है वो वहां रह सके, डिसीजन ले सके और ये रोड कंस्ट्रक्शन कर सके. ठीक है, तो ये क्या होगा, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. ये जो महाराष्ट्र का रोड कॉन्ट्रैक्टर है वो एमपी में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, लेकिन उसने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जहां सुपरवाइजर और जो भी मटेरियल है वो भी रखा जा सके. ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. अगर वही वो रजिस्ट्रेशन ले ले उस प्लेस के लिए, ठीक है, तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा. रिमेंबर, अदर देन द register place of business. So once if suppose he take the registration for that place of business, then it is not fixed establishment. क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंसी है. ओके, स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जिसमें ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज है और दे आर गोइंग टू सप्लाई सर्विसेज और रिसीव एंड यूज सर्विसेज फॉर इट्स ओन नीड, तभी ये फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होगा. An overseas business out set up office with staff in Mumbai to provide services to Indian customer. Is fixed establishment is in India. तो ओवरसीज एक कंपनी है, बिजनेस हाउस है, उसको इंडियन कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है. उसके लिए उसने ऑफिस ली और अपना स्टाफ उधर बिठा दिया. तो ये क्या है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन ले लेता है जीएसटी लॉ के अंदर, then it is not going to be known as fixed establishment. Okay, example 6, a company with a business establishment abroad buys a property in India which it leases to a tenant. The property by itself does not create a fixed establishment क्योंकि उसने प्रॉपर्टी ली, रेंट पे दे दी. If the company set up an ऑफिस इन इंडिया टू कैरी ऑन इज बिजनेस बाय मैनेजिंग द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए वो ऑफिस सेटअप करता है, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. तो प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देना फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए अगर उसने ऑफिस का सेटअप किया है एंड इट इज अनरजिस्टर्ड, ओके, फॉर दैट ऑफिस सच कंपनी हैज नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन, देन इट इज फिक्स एस्टेब्लिशमेंट. तो इससे हम लोग ये डिटरमाइन भी कर सकते हैं फिक्स एस्टेब्लिशमेंट पे कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, लेकिन वेदर द कंपनी सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन और नॉट अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ.
तो ये हम लोग बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं उस प्लेस के लिए, वो क्या कहलाएगा, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। ओके, क्लोज 52 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गुड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? जीएसटी इज ऑन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स या सर्विस होनी चाहिए ना, तभी तो जीएसटी लगेगा। तो ऑब्वियसली गुड्स डेफिनेशन बिकम इंपॉर्टेंट एंड आल्सो सर्विस डेफिनेशन बिकम इंपॉर्टेंट। ओके, so goods definition, goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. So what is the definition of goods? Goods means every kind of movable property, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी आर गुड्स, बट इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, इट एक्सक्लूड मनी एंड सिक्योरिटी। सो मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स बट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन हमने शुरू में देखी थी, ठीक है। जब हमने सेक्शन 2 का डिस्कशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने एक्शनेबल क्लेम ही डिस्कस किया था। तो एक्शनेबल क्लेम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपसे लोन लिया, दैट लोन इज अनसिक्योर्ड, तो दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो नॉर्मली इसको सर्विस के रूप में देखना चाहिए, लेकिन इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में डाला है। सो एक्शनेबल क्लेम ऑलवेज रिमेंबर इज गुड्स but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. अब क्रॉप्स होती, ग्रास होती है, वो किसके साथ अटैच होती है? लैंड के साथ अटैच होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि उसको मूवेबल प्रॉपर्टी में लेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में, क्योंकि रिमेंबर गुड्स डेफिनेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आर नॉट गुड्स। अब लैंड है, ऑब्वियसली इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड के ऊपर ग्रास है या क्रॉप्स है, वो अटैच है। तो जो ये ग्रास है या क्रॉप्स है उसको अपन मूवेबल मानेंगे कि इमूवेबल मानेंगे? तो गुड्स की डेफिनेशन बोलती है कि इट इज पार्ट ऑफ द लैंड, मीन बेसिकली अटैच टू द लैंड, बट इट इज एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर कट करके ये ग्रास और क्रॉप्स को दी जाए, मतलब सप्लाई की जाए, तो ये मूवेबल है। लेकिन मान लीजिए लैंड सेल की जाए, आपके पास एक लैंड है, उसके ऊपर ग्रास और क्रॉप्स भी है, मैं आपके पास लैंड खरीदने आता हूं, ठीक है, तो आप वो लैंड को मेरे को सेल करते हो, तो लैंड के साथ में ग्रास और क्रॉप्स भी मेरे को मिलती है। तो जो ग्रास और क्रॉप्स है वो गुड्स होगी? नहीं, क्योंकि मैंने लैंड को लिया है, उसके कोई भी ऐसी शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वो आप कट करके मेरे को सप्लाई करोगे। तो जब मैं वो कट करके सप्लाई करूंगा यानी सेल करूंगा तो वो गुड्स हो जाएगा। यानी जब तक वो क्रॉप्स या ग्रास कट नहीं हो वो लैंड का पार्ट है। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलता हूं मेरे को ये ग्रास और क्रॉप चाहिए, ठीक है, आप मेरे को कट करके वो सेल कर देते हो, देन इट इज गुड्स। सो रिमेंबर गुड्स डेफिनेशन से थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो ग्रास और क्रॉप्स को अगर कट करके दिया जाता है, agreed to be severed before supply or under a contract of supply, then it become goods, otherwise it is not goods. So goods definition, every kind of movable property other than money and securities, actionable claim is goods,
and growing crop, grass or things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को कट करके दो, तो वो गुड्स है. रिमेंबर, गुड्स डेफिनेशन एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी. और जब हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब मूवेबल किसको बोलते हैं? जिसको आप मार्केट में ले जाके सेल कर सको, उसे मूवेबल बोलेंगे. इमूवेबल जैसे लैंड, बिल्डिंग, दोज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो गुड्स only include movable property and doesn't include money and securities. And actionable claims are goods and grass crops जो कट करके दी जाती है वो भी गुड्स है. ओके, अब इसके साथ में हम लोग सर्विसेज डेफिनेशन भी देख लेते हैं. क्लोज 102 पेज नंबर 18 ऑफ बुक, क्लोज 102 of section 2 of CGST Act 2017. Services means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged. Explanation: for the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression services include facilitating or arranging transactions in securities. Services definition is very easy. क्या? Service means anything other than goods. Anything other than goods, money and securities. तो जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है. लेकिन रिमेंबर, goods definition exclude money and securities. Here also services definition exclude money and securities. So money and securities तो दोनों में exclude है, goods में भी exclude है, services में भी exclude है. Okay, लेकिन remember services definition is whatever is not goods, anything other than goods. तो आप बोलोगे ये गुड्स नहीं है तो गवर्नमेंट बोलेगी ये सर्विसेज है, बिकॉज सर्विसेज डेफिनेशन से एनीथिंग अदर देन गुड्स. तो गवर्नमेंट कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती कि भैया ये तुम लोग उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करो. सो गोइंग बाय सर्विस डेफिनेशन, स्काई इज द लिमिट. व्हाई आई से सो? क्योंकि आप जैसे बोलोगे ये गुड्स नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगी ये सर्विसेज है. क्या मनी एंड सिक्योरिटी को भूल जाओ क्योंकि वो दोनों में एक्सक्लूड है. जहां आपने बोला ये गुड्स नहीं है वो बोलेगी सर्विसेज है, बिकॉज सर्विसेज डेफिनेशन है एनीथिंग अदर देन गुड्स. इट मीन्स दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी आल्सो सर्विसेज, बिकॉज गुड्स डेफिनेशन से every kind of movable property. So obviously immovable property is not goods and services definition से anything other than goods. यानी कि immovable property goods नहीं है तो वो क्या हो सकती है? सर्विस हो सकती है ना, गोइंग बाय द सर्विस डेफिनेशन. यस और नो? यस. तो काफी स्मार्टली उन्होंने डेफिनेशन बनाई है. रिमेंबर, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी देखा था और मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से डेफिनेशन है. हमारे लिए जो ज्यादा मायने रखती है वो सीजीएसटी एक्ट के अंदर डेफिनेशन. सो सर्विस डेफिनेशन एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. ओके, अब मनी एंड सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन सर्विसेज की डेफिनेशन बोलती है कि एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इस कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज. तो आपके पास यूएस डॉलर है, आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो या इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो. ठीक है, उसके लिए जो ऑथोराइज है फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलर है या बैंक है वो आपसे कुछ कंसिडरेशन एक्स्ट्रा चार्ज करती है, कमीशन बोलो या जो भी है वो चार्ज करती है. सो दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. व्हाई? बिकॉज दैट इज सर्विसेज. रिमेंबर, बिकॉज इट से अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन करें, इसका इंटरप्रिटेशन करें
बट इंक्लूड्स कि आप एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हो, उसके लिए सेपरेटली कुछ कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, देन it is services, so it is services subject to GST. Money and securities are excluded, लेकिन ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, जिसके लिए सेपरेटली कंसिडरेशन चार्ज हुआ है, देन इट इज सर्विस ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू GST. लेकिन जो कंसिडरेशन चार्ज हुआ है वो ओके कैसे इसका वैल्यूएशन होगा ये हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे. Then there is also explanation for the removal of doubt. It is hereby clarified that the expression services includes facilitating or arranging transactions in securities. So services definition exclude money and securities. कन्वर्जन का हमने डिस्कस कर लिया. अब सिक्योरिटीज भी एक्सक्लूड है, लेकिन फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज इज बेसिकली सर्विस एंड सब्जेक्ट टू GST. ये क्या होता है फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज? तो स्टॉक ब्रोकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शेयर होल्डर के बिहाफ पे बाई या सेल करते हैं, उसके लिए वो एक अलग से कमीशन चार्ज करते हैं, करेक्ट? तो जो कमीशन चार्ज करते हैं दैट इज सब्जेक्ट टू GST. That is subject to GST because they are facilitating or arranging transactions in securities. तो सिक्योरिटीज और मनी की जो डेफिनेशन है वो तो हम बाद में देखेंगे. सिक्योरिटीज के आप बोल सकते हो शेयर बॉन्ड. तो जो फैसिलिटेट करता है या अरेंज करता है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, ऑब्वियसली वो ये फैसिलिटेशन के लिए या जो अरेंजमेंट के लिए ट्रांजेक्शन के लिए वो कुछ चार्ज करेगा. दैट इज सर्विस subject to GST. So that arrangement or facilitation in securities are service and subject to GST. ठीक है. Services definition very simple. Anything other than goods, money and securities. लेकिन आपको याद रखना है कन्वर्जन सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज क्या मनी के लिए, कन्वर्जन के लिए, तो वो क्या है, सर्विसेज है. सिंपल तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ छोटे रूप में. और फैसिलिटेशन या अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज दैट इज आल्सो सर्विस. एंड व्हाट एवर इज नॉट गुड्स इज सर्विस. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस. You go through this table. You go goods and services definition are important, and remember services definition sky is the limit, क्योंकि whatever is not goods is basically service other than money and security. So every kind of movable property, goods yes, services no. Growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply, this is goods according to clause 52 of section 2 of CGST 2017. Services no. Anything other than goods, सर्विसेज. मनी दोनों में एक्सक्लूड है. ट्रांजेक्शन इन मनी मीन फॉर कन्वर्जन सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज इट इज सर्विस अकॉर्डिंग टू क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. एक्शनेबल क्लेम क्या होगा, गुड्स अकॉर्डिंग टू क्लोज 52 ऑफ सेक्शन 2. सिक्योरिटीज दोनों में एक्सक्लूड है, लेकिन फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017 सर्विसेज. ठीक है. तो ये क्विक रिवीजन टेबल है. सो बिफोर जंपिंग टू नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन which is basically clause 56 of section 2 of CGST Act 2017 India, let's take a short break. Thank you very much. Bye bye.